नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी के लिए एक जो है नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और राइट टू एजुकेशन। इससे जो है रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो है सीटेट के एग्ज़ाम्स में मिलते हैं और 100% जो है पूछा जाने वाला टॉपिक है। पूरे अगर सीटेट एग्ज़ाम की बात करें तो कम से कम नहीं तो 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं, पहले आपको जो है छोटे से फैक्ट पॉइंट्स दूंगा और उसके बाद जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दूंगा। 50 क्वेश्चंस करीब होंगे। ठीक है, उन 50 क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए, पहला है यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है राष्ट्रीय जो है पाठ्य चर्चा रूपरेखा जिसे कहते हैं, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए और उन जो भी आपने पढ़ाया उसका कैसे मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे भी देख लेते हैं। तो नेशनल करिकुलम 2005 का आधार जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, मतलब इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ये जो है ये लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित शिक्षा पर बल देता है। ये रटने का विरोध करता है, मतलब रोट लर्निंग का विरोध करता है। ठीक है, मतलब ये रचनात्मक जो है शिक्षा पर बल दे रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि सक्रिय अधिगम का जो है बात कर रहा है। पर्यावरण के साथ खोजबीन क्रियाओं के द्वारा जो है सीखने के पर जोर दे रहा है। ये बाल केंद्रित जो है शिक्षा पर आधारित है। ये गतिविधि आधारित जो है शिक्षा पर है। एक्टिव जो है बेस्ड लर्निंग जो है शिक्षण कहते हैं। अनुभव द्वारा जो है सीखना, इस पर जोर देता है। स्थानीय परिवेश और जीवन से जोड़कर पढ़ाना, सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा। ठीक है, सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का पर जोर देता है। ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर कि राइट टू एजुकेशन क्या है। तो राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। निःशुल्क भी है और अनिवार्य रूप से, मतलब इस जो है शिक्षा के अधिकार से कोई भी जो है बच्चे को वंचित नहीं कर सकता। ये उसका जो है मूल अधिकार भी है। इसके महत्वपूर्ण, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। आयु जो है कितने वर्ष तक कवर करता है, तो 6 से 14 वर्ष की बात कर रहा है। कक्षा जो है 1 से 8 तक की एजुकेशन की बात कर रहा है, फ्री एजुकेशन की बात कर रहा है। किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से जो है मना नहीं किया जा सकता, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न जो है प्रतिबंधित है। निजी विद्यालयों में 25% सीटें जो है आरक्षित जो है रूप से, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए आरक्षित है। देखिए, अब ध्यान रखिएगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब 1 लाख रुपए से, नोट कर लीजिएगा, 1 लाख रुपए से जो भी कोई व्यक्ति सालाना कम कमाता है वो अपने बच्चों का निजी स्कूलों में, कोई भी प्राइवेट जो विद्यालय हैं, कोई भी महंगा से महंगा स्कूल में, उसमें जो है कुछ सीटें निर्धारित की गई। इसका फॉर्म आता है दिसंबर में। ध्यान रखिएगा, अगर आप में से किसी को भी कराना है तो दिसंबर में इसका फॉर्म आता है। ठीक है, और इस फॉर्म के लिए भरने की जो ज़रूरत में होती है वो है 1 लाख रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र। दूसरा जो है आपका एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जहां आधार कार्ड जिस जगह का होगा वहीं के जो है जोनल जो है क्षेत्र का जो है स्कूल जो है चुना जाएगा। ठीक है, तो जो किराए राय में रहते हैं ना, उनके लिए ये दिक्कत हो जाती है। ठीक, शिक्षक जो है निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते और स्कूलों के लिए जो है पीटीआर जिसे कहते हैं प्यूपिल जो है शिक्षक, जिसमें टीचर रेशियो निर्धारित किया गया है। मतलब 30 बच्चों की क्लास में एक जो है टीचर होना अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है, तो इसे कहते हैं पीटीआर। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली पॉलिसी क्या है। तो वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेप जिसे कहते हैं, 2020 नई शिक्षा नीति। तो भारत की जो है नई शिक्षा नीति, जिसका उद्देश्य है शिक्षा को अधिक लचीला बनाना और कौशल आधारित और समग्र जो है बनाना। ये 5+3+3+8 पाठ्यक्रम जो है संरचना पर आधारित है। पहले 10+2 चलता था, अब उसको हटा करके 5+3+3+4 जो है संरचना पर आधारित है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि पहले जो फाउंडेशन वर्ष होता है वो कितने साल का है, 5 साल का है। ठीक है, तो फाउंडेशन जो है 3 से 8 वर्ष के बच्चों पर जो है जोर देता है। मतलब तकरीबन कह सकते हैं कि क्लास 2 तक जो है ये फाउंडेशन कोर्स चलता है।
फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जिसे FL पर जोर देता है, ठीक है, FLN। मातृभाषा स्थानीय भाषा में जो है कक्षा 5 तक, संभव हो सके तो 8 तक जो है पढ़ाने की सिफारिश करता है। परीक्षा को जो है कम तनावपूर्ण बनाना होता है, इसका मूल लक्ष्य होता है। रटने की बजाय जो है कॉन्सेप्चुअल जो है लर्निंग पर जोर देता है, कॉन्सेप्ट पर जोर देता है। 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा सोचे, क्रिएटिविटी पर जोर देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स पर जोर देता है, बहुभाषिता को बढ़ावा देता है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बताता है कि मतलब स्कूल में जो है डिजिटल बोर्ड का यूज़ करो, कंप्यूटर लैब्स का प्रयोग करो, है ना, डिजिटली क्लासरूम जो है चलाने पर ज़्यादा जोर देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर, जो आपको कंप्लीट सेट मिलेगा। टीचिंग एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस आपको मतलब पेडागोजी के रूप में या जैसे भी पूछे गए हैं वो आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कब घोषित की गई थी? सामान्य सा क्वेश्चन है, हर किसी को आंसर रटा होना चाहिए। 2020, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो किस संरचना पर आधारित है? 5+3+3+4, ठीक है। जहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 से जो 8 वर्ष की बात हो रही है, 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो क्लास 2 तक एडमिशन लेंगे, जिसे हम फाउंडेशन बैच भी कहते हैं। और 8 से 11 वर्ष की बात करें तो ये क्लास 3 से 5 तक होगी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद 11 से 14 वर्ष की बात करें तो यह क्लास 6 से 8th तक होगी, है ना। तो ये जो शिक्षा नीति है ये बच्चों के जो है आलोचनात्मक सोच और परियोजना जो है शिक्षण के माध्यम से जो है बच्चों के अंदर वैचारिक जो है समझ विकसित करने को बढ़ावा देती है। इस शिक्षा नीति से जो है बच्चों में रचनात्मक कौशल बढ़ेगा और यही सब बातें, रचनात्मक कौशल हो सकता है, आलोचनात्मक सोच की वृद्धि होगी, क्रिएटिव माइंडेड बनेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और टीचर का अनुपात क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि टीचर और जो छात्र का अनुपात है 30 रेशियो जो है 1 का होगा, 30:1, ठीक है। जिसमें स्टूडेंट होंगे 30 और टीचर होगा 1। मतलब अगर एक क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो टीचर की संख्या बदल जाएगी या फिर क्लासरूम बदल जाएगा, ठीक है। नई नीति के अनुसार मात्र जो है भाषा, स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सिफारिश किस स्तर पर की गई थी? तो यहाँ पे 4th का आंसर देखिए, कक्षा 5 तक, ठीक है, ऑप्शन ए। नेप 2020 के अनुसार, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, स्कूल जो है शिक्षा के पहले चरण में कितने वर्ष होते हैं? तो स्कूली शिक्षा के पहले चरण में कितने वर्ष होते हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर है 5वें का, ऑप्शन सी, 5 वर्ष होते हैं। जैसे कि 5+3+3+4 की बात हो रही है, तो ये जो है मतलब एज की अगर हम बात करें तो 3 से 8 वर्ष की बात हो रही है ना। तो 5 वर्ष हो रहे हैं ना। किस क्लास तक? क्लास 2 तक, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर है 25:1। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी आंसर सही होगा, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का विचार ... से प्राप्त होता है। तो ये किस पर? देखिए 4 ऑप्शंस है। कोई भी मानवतावाद सीटेट में नहीं आंसर लगाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव, व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है, ये रचनावाद पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य जो है जीडीपी का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत जो है जीडीपी का तकरीबन 4 से 5%, मतलब 4 से 4.5% के बीच में ही एजुकेशन पे खर्च करता है। और इस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है संसदीय जो है मतलब कमेटी ने जो सिफारिश करी है तो कि इसको जो है 6% तक कर दिया जाए और अच्छे तरीके से इस 6% का पालन किया जाए। मतलब 6% तो बोल रहे हैं लेकिन 6% पालन नहीं हो रहा है, 4% ही अभी टिका हुआ है, ठीक है। नीति के अनुसार
शिक्षक जो है शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें शिक्षक जो है बनने के लिए कितने वर्षों का होगा, तो एक ऐसा जो कोर्स चलाया गया है वो 4 वर्षों का है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। नई शिक्षा नीति किस आयोग की सिफारिश पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है कस्तूरी रंजन समिति, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कितनी भाषाओं को बढ़ाने की बात कही गई, मतलब कितनी भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही? तो बहुभाषिता की बात हो रही है पहली बात तो, और बहुभाषिता में 3 भाषाओं पर जोर दिया गया है। ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य फोकस क्या होगा? तो विद्यालय स्तर पर जो है मूल्यांकन प्रणाली का जो है सबसे मुख्य फोकस होगा योग्यता आधारित मूल्यांकन। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। रट कर याद करना, केवल लिखित परीक्षा, वार्षिक परीक्षा नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। मैं आपको सीटेट में कंप्लीट स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, कंप्लीट, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ केवल आपको देखना है और नोट्स बना लेना है। ठीक है। कई बच्चे जो मैसेज करते हो कि भाई सर मुझे इसका पीडीएफ दे दो, यार पीडीएफ लेकर के क्या फ़ायदा होगा? अच्छा एक बात बताओ, एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई ऐसा मैनेज भी नहीं कर सकता, मुश्किल होता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर मेरी मेल आईडी में जो है इसका पीडीएफ दे दो। आप लोग मैक्सिमम जो है 50 क्वेश्चन है, अब इसमें से बताओ 50 में से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते। जो नहीं आते उसका नोट्स बना लो। एक तो नोट्स बनाने से आपको याद हो जाएगा, है ना, लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी और रिवीजन करते रहोगे। पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ का भी वो ऐसे ही वीडियो की तरह वो भी पीडीएफ चला जाएगा। जब बहुत ज़्यादा लगता है तो भाई इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसी स्क्रीनशॉट का पूरा पीडीएफ बना लो, फिर उसकी फ़ोटो कॉपी करा लो, बात हो गया ना पीडीएफ जैसा। ठीक है। तो इसको ज़रूर तैयार कर लेना, बस मैं इतना बार बार पे जोर दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट पास करने के लिए। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? पहला नहीं पूछ रहा हूं, मैंने दूसरा पूछा है। 13वां क्वेश्चन का आंसर देखिए, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और पहला जो है कौन सा होगा? तो पहला है कर्नाटक। ठीक है। नीति के अनुसार रिपोर्ट कार्ड में किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए? केवल परीक्षा अंक पर ध्यान देना है, केवल शिक्षण की टिप्पणी जो कमेंट जो है स्टेटमेंट जो टीचर देता है कि आपका बच्चा कमज़ोर है, मेहनती है, या छात्र की समग्र प्रगति, आत्म मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन, ऑप्शन सी। नीति के तहत जो है कौन सी डिजिटल पहल की गई है उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए? तो 15वें का देखिए आंसर क्या होगा इसका, स्वयं, स्वायम। ठीक है। ई पाठशाला, ऑप्शन ए ही है मुझे लगता है। अगर किसी को लगे कि इस क्वेश्चन में गलत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। कोई भी इशू लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, मैं बाकी वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद जो है इसको चेक कर लूँगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कौन सा जो है नया निकाय शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित है? तो देखिए इसका सही आंसर है एनपीएसटी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किस उद्देश्य से लाई गई थी? तो स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा जो लाई गई थी वो है स्कूल बंद करने के लिए नहीं, रैंकिंग देने के लिए नहीं, संसाधनों को साझा उपयोग और प्रशासनिक सुविधा देने के लिए। नेक्स्ट, नीति के अनुसार विद्यालय शिक्षा का अंतिम चरण कौन सा है? तो विद्यालयी शिक्षा का अंतिम चरण तो 5+3+3+4 है। तो लास्ट वाला जो चरण होगा वो है सेकेंडरी स्टेज, ऑप्शन डी। ठीक है। सेकेंडरी स्टेज 11 से 14 वर्ष। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त जो है करने की स्वतंत्रता होती है? तो फिजिक्स फिक्स जो है विषयों में कि आप जो है टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए कि मैं इन्हीं विषयों पे जो है शिक्षा प्राप्त करूंगा, या फिर केवल विज्ञान और कॉमर्स और आर्ट पर, या फिर बहुविषयी शिक्षा, ऑप्शन सी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
व्यावसायिक शिक्षा को किस जो है स्तर से शुरू किया जाएगा? तो व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 20वें का आंसर होगा क्लास 6 से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 11 से 14 वर्ष की जो है उम्र की बात हो रही है, 11 से 14 वर्ष, और क्लास की अगर हम बात करें 6 से 8 तक की। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 के अनुसार शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, नौकरी पाना इसका उद्देश्य है, या फिर संपूर्ण जो है मानव विकास और जीवन कौशल को बढ़ावा देना। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट, अब जो है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो देखिए 22वें का आंसर 2009। ध्यान रखिएगा, 2009 में इसे पारित किया गया था, और ये वर्ष 2010 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, आरटीई अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, जिससे जो है किसी भी व्यक्ति के जो है मूल अधिकारों को कोई भी वंचित नहीं कर सकता। तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, वो है 86वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी। शिक्षा का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो 86वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 21 का जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, 21 का, जहां पर बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान उसमें किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों को कितने प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है? तो 26 का देखिए आंसर, 26वें का आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे 25% सी। ठीक है, तो 25% जो है बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में सीट जो है ऑलरेडी रिजर्व रहती है, और 1 लाख रुपए से कम आय वाला कोई भी जो भी आय बनवा सकता है, जो आईटी नहीं भरता है, जो इधर जो है उसमें उसके बाद जो है 1 लाख रुपए से कम आय होना चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं माना जाता। ठीक है, आरटीई अधिनियम लागू होने की तिथि क्या है? तो 1 अप्रैल 2010, 27वें बी आंसर। ठीक, आरटीई अधिनियम के अंतर्गत कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, सोचिए इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन सी, सैन्य प्रशिक्षण जो है देना। तो 28वें का सी आंसर यहाँ पे शामिल नहीं है। मुफ्त जो है पाठ्य पुस्तकें देना, शिक्षकों की नियुक्ति, और जो मिड डे मील है, ये सब कुछ शामिल है, लेकिन सी आंसर नहीं होगा। क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू होता है? तो 29वें का जो है ये अल्प शिक्षक जो है संस्थानों पर लागू नहीं होता है, ऑप्शन बी। आरटीई अधिनियम के तहत जो है स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो टीचर और स्टूडेंट्स का जो अनुपात एक क्लासरूम में होना चाहिए वो है 1:30। ठीक है, मतलब 30 बच्चों पर एक जो है टीचर होना अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस जो है कक्षा तक निःशुल्क जो है शिक्षा का प्रावधान करता है? तो कक्षा जो है 8th तक। ठीक है, आरटीई अधिनियम में नियमित शिक्षक का क्या अर्थ है? 32 आंसर है। नियमित जो है शिक्षक का अर्थ है प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक, ऑप्शन बी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के किस स्तर की सरकार पर लागू होता है? तो ये जो है केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होता है। मतलब केंद्र शिक्षा पर जो है काम केवल राज्य का काम नहीं है, केंद्र सरकार भी इस पर काम करेगी और राज्य सरकार भी काम करेगी। ठीक है, तो 33वें का आंसर हो गया यहाँ पे सी। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में कौन सी जो है चीज अनिवार्य है?
तो देखिए विद्यालयों में बाल मित्र वातावरण, 34वें का आंसर हो गया सी। आरटीए अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को किस आधार पर स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकता। तो परीक्षा में असफल होने पर, उपस्थिति कम होने पर, फीस न देने पर, उपरोक्त सभी। तो 35 का आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, मतलब तीनों ही आधार पर हम बच्चों को स्कूल से नहीं निकाल सकते। आरटीए अधिनियम के तहत जो है निजी स्कूलों द्वारा मांगी जाने वाली फीस को कौन जो है नियंत्रित करता है। तो निजी स्कूलों द्वारा मांगी जाने वाली फीस कौन नियंत्रित करेगा। 36 राज्य सरकार। राइट टू एजुकेशन अधिनियम में शिक्षा का अधिकार किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये एक मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। 21 का के तहत मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। आरटीए अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों को कवर करता है। तो 6 से 14 वर्ष। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो पहला संस्करण है वो 1975 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1988 में प्रकाशित हुआ, फिर उसके बाद 2005 में प्रकाशित हुआ, और फिर बाद में 2005 को ही जो है संशोधित कर दिया गया था 2023 में। ठीक है, तो संशोधित वाला। ठीक। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किसके अधीन विकसित किया गया था। तो ये एनसीईआरटी के तहत विकसित किया गया था। एक बात याद रखना, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, ये बात भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा में कुल कितने सदस्य थे। तो जब ये रूपरेखा तैयार, ये पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जा रहा था, तो इसमें जो है कितने जो है सदस्य थे। तो इसमें 35 जो है सदस्यों को शामिल किया गया था। ऑप्शन ए होगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की मुख्य जो है विषय वस्तु क्या थी। तो विद्यार्थियों में अनुशासन देना, या परीक्षा प्रणाली को विकेंद्रीकरण, रटंत विद्या पर जोर देना, या बाल जो है केंद्रित शिक्षा, लर्नर सेंटर्ड जो है एजुकेशन, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। एनसीएफ 2005 में कुल कितने जो है विषय या आयाम हैं। तो देखिए टोटल जो है विषय या कह सकते हैं अध्याय, ये टोटल संख्या है इनकी 5। ऑप्शन बी। ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने कक्षा 2 तक कोई होमवर्क नहीं और कक्षा 3 से सप्ताह में कुल कितने घंटे का होमवर्क करने की सिफारिश दी है। तो देखिए क्लास 2 तक की बात करें, क्लास 2 तक की बात करें तो कोई किसी भी प्रकार का होमवर्क देने की जो है सिफारिश नहीं करता। लेकिन जब बच्चा क्लास 3 में आ जाता है तो उसे 2 घंटे का होमवर्क देने की बात कही गई है। ऑप्शन। और जब हम बच्चे को जो है क्लास 3 से क्लास 5 तक की बात करें तो 2 घंटे की बात है। और अगर जब बच्चा 6 की बात है, 6 से 8 तक कितने घंटा का होमवर्क होगा। तो 4 से तकरीबन 6 घंटे का होमवर्क दिया जाना चाहिए, मतलब सप्ताह का मतलब डेली 1 घंटे का होमवर्क। और फिर कक्षा 10 से 12 तक के बच्चों के लिए तो हम कह सकते हैं कि सप्ताह के जो है 10 से जो है 12 घंटे का होमवर्क मिलना चाहिए। ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो केवल ज्ञान देना नहीं है, मूल्यांकन पर आधारित सोचने की क्षमता और रचनात्मकता का विकास करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। वर्तमान में न्यू एजुकेशन जो है पॉलिसी 2020 के तहत नया एनसीएफ किस वर्ष जारी किया गया था। तो नया एनसीएफ जो है 2023 में, 2005 का ये संशोधित वर्जन है। तो ऑप्शन यहाँ पे 47 का सी होगा। ठीक है। तो कब कब जारी किया जा चुका है। 1975, 1988,
2005 और इसी का संशोधित वर्जन हुआ 2023 में। ठीक है। एनसीएफ 2020 किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? तो याददाश्त, रटने पर आधारित, रटन आधारित, या फिर व्यवहारिक और समग्र शिक्षा। तो देखिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। तो कुल इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।